Hey, very good morning to all of you. How's the Josh? Fantastic. Very good. तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? मोस्टली क्या सभी प्रॉब्लम्स एक साथ ही ऐसा लगता है कि हमारी ही ज़िंदगी में आ गई हैं, बाकी तो सब खुश हैं। तो होता ऐसा क्यों है? देखिए, मैं पढ़ाई की बातें स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन इमीडिएटली पढ़ाई की बातें स्टार्ट कर दूँ? ना बाबा ना, ऐसा नहीं करूँगा। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए हमारा बहुत सारा पेंडिंग वर्क है। पेंडिंग वर्क क्यों होता है? हम सोचते हैं सुबह उठेंगे, इस टाइम पे ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, टाइम टेबल बनाते हैं हम, और वो टाइम टेबल कभी फॉलो अप नहीं होता। ऐसा बड़ा हेक्टिक टाइम टेबल ना बनाइए कभी भी, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, कि आपको सांस लेने का भी वक्त ना मिले और आप इंजॉय ना कर पाएँ। क्या? पढ़ाई, अपना वर्क, कर्म एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आपको वो सफलता नहीं मिलने वाली जो मिलनी चाहिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप ऐसे समझिए, देशी भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा 3 दिन से भूखा है, ठीक से खाना नहीं मिला, और अचानक से उसके सामने सूप आ जाए, खाना आ जाए, मिठाई आ जाए, आइसक्रीम आ जाए, तो क्या वो 3 दिन की भरपाई उस 1 घंटे में कर पाएगा, या 2 घंटे में कर पाएगा, या पूरे दिन में कर पाएगा? और करने की कोशिश करेगा तो पता चला जो खाया डाइजेशन उसका गड़बड़ हो जाएगा, वो भी बर्बाद जाएगा। तो हमारे साथ क्या होता है कि हमारा पेंडिंग वर्क बहुत ज़्यादा होता है, और टेस्ट का टाइम जब आता है तो हम सोचते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें, तो आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, और जो होना चाहिए था उस दिन में वो भी नहीं हो पाता है। चलिए थोड़ी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वॉक एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे ही हमें क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी, एंड ऑक्सीजन इज़ वेरी गुड। तो पढ़ाई में भी ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। ऑक्सीजन मिलनी चाहिए पढ़ते समय, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए खैर, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि धीरे धीरे हर चीज़ को करिए। ऐसा मत करिए कि आप एक साथ सारा वर्क निपटाने में बिज़ी हो जाएं, तो पता चला जो होना था वो भी नहीं हो पाया। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लास में ही कोई बता पाए ये ज़रूरी तो नहीं है। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज़ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब कई बार तो बच्चा सोचता है कि ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? ऐसे समझिए, देखिए सारी बातें अपन आम लाइफ में देसी भाषा में बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपने कभी देखा होगा वो जो रावण जलता है तो रामलीला होती है, और रामलीला में बोलते हैं रामू ने चंदा दिया 100 रुपये का और इनकी तरफ से 1000 रुपये। तो आप देखते होंगे सबका कंट्रीब्यूशन आता है, और जिसका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आता है उसको मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। सर हमने तो देखी नहीं रामलीला, और हमें पता नहीं, हमें क्या एग्जाम्पल देके आप समझाओगे? समझाता हूँ। मान लीजिए किसी मोहल्ले में मर्डर हो गया, और मर्डर हो गया तो सीआईडी लगी, और सीआईडी खोजने आई तो वो एक बंदे से पूछेगी, मान लो रामू से, रामू तुमने क्या देखा? रामू ने कहा मैंने 4 लोगों को भागते हुए देखा। श्यामू से पूछा, श्यामू तुमने क्या देखा? श्यामू कहेगा नहीं, उनके पास कार थी और मुझे तो 2 ही बंदे नज़र आ रहे थे, एक उसमें औरत, महिला औरत भी थी। अच्छा। चंगू से पूछा, चंगू ने बोला अरे मैंने देखा उनके पास पिस्टल थी। और मंगू ने कहा नहीं नहीं, उनके पास स्टेटोस्कोप भी था। ओ माय गॉड, उसमें यानी कि कोई एक डॉक्टर भी था। तो इससे सीआईडी क्या कहेगी? इन सारे चारों लोगों की बातों से कोई निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि यस किस किस ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट की, और वो कंट्रीब्यूटेड इन्फॉर्मेशन लेके सीआईडी अपना कुछ एक ऐसा प्लान बनाएगी कि उनको पकड़ पाए। सो उनमें से जिसने सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी होगी, हम बोलेंगे यस ये इसका कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? चलिए मुद्दे पे आते हैं कि हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैसे कंपेयर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स? तो सबसे पहले याद रखिएगा, याद क्या रखना है? आप बताइए, एक बीमार इंसान है और एक विदाउट बीमारी लिए हुए इंसान है, यानी कि उसको कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी इंसान है। अब आप बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आप बताओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 इंसानों में कंपैरिजन हो रहा है ना, कभी भी आप 2 इंसानों में कंपेयर करोगे तब तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। उसी इंसान की हम बात कर रहे हैं, एक बार वो बीमार है और एक बार वो हेल्दी है, बीमार नहीं है, तो उसकी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन कौन सी है? कोई भी बच्चा बता देगा सर जब वो बीमार नहीं है तब वो ज़्यादा स्टेबल है, और जब वो बीमार है तो कम स्टेबल। तो याद रखिएगा।
ऑलवेज किसी भी कंपाउंड का न्यूट्रल फॉर्म इज बीइंग मोर स्टेबल दैन इट्स चार्ज्ड फॉर्म। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो, चार्ज चाहे नेगेटिव हो, चार्ज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? न्यूट्रल फॉर्म। तो पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, किसी भी कंपाउंड का, इफ ए कंपाउंड इज हैविंग इट्स न्यूट्रल फॉर्म, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू गिव मोर स्टेबिलिटी, मोर कंट्रीब्यूशन दैन इट्स चार्ज फॉर्म। रूल नंबर 1। इसको देखने के बाद ही हम किसी और की बात करेंगे या सोचेंगे कि अगर दोनों ही चार्ज्ड फॉर्म हैं उसी कंपाउंड की, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीन्स कंपाउंड इज सेम, उसी कंपाउंड की दोनों ही चार्ज फॉर्म है, तो हम देखेंगे क्या? देखना किसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा हैं। द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल दैन द वन विथ लेस नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन बच्चा गिनता ही नहीं एग्जाम में, कहता ओह कौन गिने? अरे भाई ऐसा नहीं करना है। जब आप किसी का इलाज कर रहे होंगे तब भी आप ऐसा सोचेंगे ओह कौन करे? तो डॉक्टर का मतलब है, इंजीनियर का मतलब है कि काम को लगन से करना। तो 2 हो गई। जब ये दोनों बातें देख लो, अगर ना हो तो तीसरी बात के लिए चलते हैं। तीसरी बात कहती है कि ऑक्टेट देखनी है। ऐसा स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें हर एटम की ऑक्टेट कंप्लीट हो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट होती है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द वन हुज ऑक्टेट इज़ नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पे गलती सबसे ही होती है, लगभग 90% स्टूडेंट से होती है। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं जैसे RCO, R, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ यही तो फ़ायदा है, लिखा सब होता है लेकिन यहाँ पे बात इस बात की है आपको इमेजिनेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज केमिस्ट्री इज़ इन द एयर, लव इज़ इन द एयर, लाइक दैट केमिस्ट्री इज़ इन द एयर। RC और C पे डबल बॉन्ड O और C पे पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड O और एक और बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। एक बार कार्बन पे प्लस चार्ज है, एक बार ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। तो बच्चा कहता है कि यस, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो अच्छी बात नहीं है, तो वो यहाँ फेल हो जाता है। इसमें 90% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, आपको फेल नहीं होना। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पहले हमें देखनी है ऑक्टेट रूल। क्या देखना है? ऑक्टेट रूल। देखिए सेकंड वाले में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। आप इसको ऐसे समझिए कि माँ की नज़र से देखिए। माँ, पहला वाला कार्बन पे प्लस चार्ज यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। एक भाई बेचारा गरीबी से मर रहा है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं। एक बेटा बहुत रिच है, उसके पास हार्ड कैश मनी है, 4 करोड़ रुपए हैं। 2 लोन पेयर मतलब 4 करोड़ रुपए। और कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास तो भाई कोई लोन पेयर ही नहीं है। तो माँ क्या कहती है, रिच वाला भाई अगर कमज़ोर भाई गरीब भाई को पैसे दे दे थ्रू बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इज 2p पाई बैक बॉन्डिंग, तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कम हो गया, हार्ड कैश थोड़ा कम हो गया, लेकिन उसके पास भी 8 हैं। ऑक्सीजन थोड़ा दुखी है कि यार भाई को पैसे दे दिए। आप समझ रहे हैं, हो सकता है ना दुखी हो, ये मतलब इसमें सेंटी नहीं होना, किसी कही हुई बात से किसी व्यक्ति विशेष का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो माँ की नज़र से देखो कि दोनों बेटे जिंदा हैं, सुखी हैं, मरने वाले नहीं। ये सर मरने की बात कहाँ गई? यस, कार्बोकेटाइन, यू नो दैट। कई बार हम कहते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। इसमें बहुत सारे रोल प्ले करते हैं चीज़ें, मैं उस पर आऊँगा, पहले लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। तो हम सोचते हैं ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल, वो कम स्टेबल, तो भैया रिएक्शन क्यों कर रहा है? वाई इट इज़ गोइंग टू डू द रिएक्शन? Remember that all carbocations are highly unstable species. They cannot be separated out of the solution. We cannot see them. We cannot sell them, purchase them. उनको खरीदा देखा बेचा नहीं जा सकता. They exist only within the solution. अब हम उन कार्बोकेटाइन को आपस में कंपेयर कर रहे हैं. जैसे कि मान लीजिए एक हेल्दी इंसान है, उसकी लाइफ मान लीजिए 50 साल है, 60 साल है, 100 साल है, 150 साल है, वॉट एवर, राइट. मैं क्यों कम करूँ?
मैं कौन होता कम करने वाला। लेकिन एक मान लीजिए बहुत ही बीमार है, बीमार का मतलब मरने वाला है, और आईसीयू में, तो 4 रामू श्यामू चंगू मंगू। रामू 2 दिन का मेहमान है, श्यामू 1 दिन का मेहमान है, और चंगू 10 घंटे का मेहमान है, और मंगू कह रहा मैं तो 2 ही घंटे का मेहमान। अब ये चारों में अगर यही 4 मान लें कि हम ही 4 हैं इस दुनिया में, तो इनमें बातें कैसी हो रही होगा। वो हाँ, जो कह रहा मैं 2 महीने का मेहमान हूँ, मैं अब सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। अरे तुम सभी मरने वाले हो। तो कार्बोकेटाइन बिल्कुल ऐसे होते हैं, दे ऑल आर हाईली अनस्टेबल स्पीशीज, बट उनमें कंपेयर करते हैं तो कौन ज़्यादा स्टेबल है। बच्चा सोच लेता है ये तो बहुत स्टेबल ना, इसलिए वो आगे फर्दर रिएक्ट करेंगे। देयर फेट इज़ टू रिएक्ट टू गेट स्टेबिलिटी। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। पहली बात क्या देखनी है, न्यूट्रल फॉर्म इज़ मोर स्टेबल देन चार्ज्ड फॉर्म। सेकेंड पॉइंट, अगर दोनों पे चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो द वन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल। और तीसरी बात, अगर कोवलेंट बॉन्ड बराबर हैं तो हमें ऑक्टेट रूल देखना है। द वन विथ कंप्लीट ऑक्टेट इज बीइंग मोर स्टेबल दैन द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर कंप्लीट ऑक्टेट दोनों में ही या इनकम्प्लीट ऑक्टेट दोनों में ही, तब देखेंगे चार्ज, दैट नेगेटिव चार्ज इज बीइंग मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज इज बीइंग मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड लास्ट पॉइंट, अपोजिट चार्जेस मस्ट लाई नियरेस्ट टू ईच अदर। आजकल साइंस अभी तक तो यही कह रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है मैं उनकी बात नहीं करूँगा, बट साइंस अभी वही है कि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो अपोजिट चार्जेस मस्ट लाई क्लोजेस्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्जेस मस्ट लाई far away from each other for maximum stability. Are you getting my point? इतनी बात ध्यान रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चा कहता है सर कोई एग्जाम्पल्स बताइए। चलिए पहले पॉइंट का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर्मिक एसिड HCOOH इज बीइंग मोर स्टेबल देन HC पॉजिटिव O नेगेटिव OH। इनके 3 फॉर्म बना लेते हैं, एक HCOH फॉर्मिक एसिड, एक HHC, हाँ मैंने बचपन में पढ़ा था H, आजकल H एजुकेशन हो गया, खैर चलिए इंग्लिश में नहीं जाते हैं। तो HC डबल बॉन्ड OOH, एक है HC पॉजिटिव OH और O पे नेगेटिव, और एक है HC नेगेटिव O पॉजिटिव OH। तो इनमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? फॉर्मिक एसिड, बिकॉज इट इज़ नॉट हैविंग एनी चार्ज। देन HC पॉजिटिव O नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि मैंने सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलरेडी देख लिया। मान लीजिए मैं बात करूं, कोई कंपाउंड है, लेट अस सपोज कि क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन का जो लोन पेयर है क्लोरीन का, वो रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करते करते ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर क्लोरोबेंजीन वैसा ही बन जाएगा। वैसा ही का मतलब अभी डबल बॉन्ड राइट हैंड साइड में 2 थे, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? पहला और आखिरी। क्यों? उन पे चार्ज नहीं है, दे आर गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव आ गया। क्लोरीन कहेगा ये तो बहुत गंदी बात है, आई एम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन यू। तो अपोजिट चार्जेस जितने ज़्यादा क्लोज हों, यानी कि ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, वो 2 इक्वली गुड होंगे, राइट। और लास्ट में कौन आएगा सबसे कम स्टेबल? जब नेगेटिव चार्ज पैरा कार्बन पे है। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। अब बात आती है कि हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं तो हमें सीक्वेंस नहीं पता होता है। सीक्वेंस जैसे मान लीजिए आप बफर सिस्टम है, खाना खाने गए, अब किसी को सीक्वेंस ही नहीं पता, मिठाई 4 लड्डू खा लिए, 5 रसगुल्ले खा लिए, आइसक्रीम खा ली, अब वो क्या खाना खाने लायक बचा है? एक तो रसगुल्ले और मिठाई ये इतने स्वादिष्ट होते हैं, आइसक्रीम, कि उनको खाने के बाद कोई और भी चीज़ खाने का मन ही नहीं करता, फीकी होती है। तो साइंस कहता है थोड़ा सलाद लो, सूप लो, खाओ, पापड़ खाओ, खाना खाओ, फिर ये डिज़र्ट जो बोलते हैं इनका स्वाद लो, आइसक्रीम का स्वाद लो। चलिए खैर पढ़ाई की बात करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमने सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा होता है, टीचर ने सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट पढ़ाया होता है, क्योंकि बिना उसके आए रेजोनेंस नहीं आ सकता, हाइपर कंजुगेशन नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता। तो फिर हमारा पहला प्यार तो क्या होता है? इंडक्टिव फैक्ट। कहते हैं पहला प्यार पहला ही होता है, भुलाए नहीं भूलता है।
बट याद रखिएगा इसको थोड़ा साइड में रखना है। मैंने बताया पिछले वीडियो में कि प्यार अलग चीज़ है और कॉन्सेप्ट पहले क्या अप्लाई करना है वो अलग चीज़ है। तो हाँ, सबसे पहले हमने क्या देखना है, अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है तो डांसिंग रेजोनेंस देखना है, फिर एरोमेटिसिटी देखनी है, फिर इक्विवेलेंट रेजोनेंस, देन रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इज 2 एटम रेजोनेंस, और उसके बाद क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव फैक्ट, देन एस कैरेक्टर, डी ए दे बीबी रहीस, डी ए ई बीबी बैक बॉन्डिंग, बीबी का मतलब वो नहीं है, दे बीबी रहीस RHIS। लेकिन जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो कहीं कहीं पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी एक्चुअली में बेंजाइल से ज़्यादा होती है अगर IIT की बात करूं, लेकिन आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, नीट एग्ज़ाम देना है, तो बेंजाइल को ज़्यादा स्टेबल लगा के आना, क्योंकि इन दोनों की स्टेबिलिटी लगभग बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे बीबी रहीस, इसके अलावा एक सॉल्वेशन इफेक्ट होता है और एक फील्ड इफेक्ट होता है जो एक्सपेरिमेंटली थर्मोडाइनमिकली डिटरमाइंड है। इसलिए तुम्हारे टीचर ने जो ऑर्डर लिखाया हो, अगर गुरुजी सही हैं मेरे जैसे है, तो वो ऑर्डर फॉलो करिएगा, आपको हमेशा ही सब सही मिलेगा। जैसे कि आपने देखा होगा NCERT में अगर ब्यूटाइल की स्टेबिलिटी की कुछ लोग बहुत जानदार बनते हैं, बोलते हैं यार मुझे तो ये नॉलेज है, मुझे, मैंने देखा कितने लोगों से मेरी ही बहस होगी कि यार, लेकिन मैंने फिर कहा छोड़ो यार, जिसको ज़्यादा नॉलेज जब आ जाती है वो बहस नहीं करता, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। और जो थोड़ा थोड़ा पढ़ के बड़ा होता है, थोड़ा जानता है, वो जिस किताब से पढ़ता है वो कहता है यही है। फॉर एग्जाम्पल पिछले 20 सालों से मैं लोगों को से कह रहा हूँ कि ब्यूटाइल का सीक्वेंस होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी ब्यूटाइल, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल 5 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर आइसो ब्यूटाइल, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल। अब आइसो ब्यूटाइल में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और नॉर्मल ब्यूटाइल में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी विनर कौन है? आइसो ब्यूटाइल। सबको बोलता था कि भैया NCERT में भी दिया हुआ है, क्लेडन में भी दिया हुआ है। क्लेडन तो बहुत खतरनाक, पहले ये बात बता दूं मैं, उसके बाद क्लेडन स्ट्रेट वॉरेन वाली बात करूंगा। तो लोग कहते थे ऐसा कैसे हो जाएगा यार, नॉर्मल ब्यूटाइल में तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है और या आइसो ब्यूटाइल में तो बस एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, आपको नॉलेज नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आता, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है। मैंने कहा भैया NCERT में दिया, बोला NCERT में तो गलतियाँ हैं। मैंने उनको कुछ नहीं बोला। फिर 2 साल पहले IIT में क्वेश्चन आ गया, भर भर के 2 क्वेश्चन आ गए, फिर अगले साल क्वेश्चन आ गया, सब ने आके मुझसे कहा यार यू वो राइट, आप ही धन्य हो, आपने करते ही कैसे हो ये। मैंने कहा मैं अपने घर से नहीं बनाया हूँ, क्लेडन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्फा हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं करते हैं, अगर पड़ोस में जो कार्बन है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। लेकिन आप ये पढ़ा नहीं सकते, बच्चों को पढ़ाओगे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो पड़ोस में अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को कभी चाहिए होगी तो मान लेना, पढ़ाता नहीं हूँ क्लास में, इसीलिए इसका नाम दे देते हैं हम बीटा ब्रांचिंग। अरे बीटा ब्रांचिंग, फिर कोई कह देता है यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया हाइपर कॉन्जुगेशन पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्बन के पड़ोस में कार्बन है तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है, इसका मैं एकदम लिटरेचर दे सकता हूँ, जिसको चाहिए हो। कोई टीचर अगर कहेगी नहीं HSP गलत बता रहे हैं तो स्ट्रेट वॉरेन क्लेडन में साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। खैर एनीवेज, तो अब याद कैसे रहेगा, क्योंकि SN1 में भी आएगा, तो इसको याद रखने का तरीका है, तेरे सामने आई नरगिस ब्यूटीफुल, एक लड़की ब्यूटीफुल कर गई टू। खैर एनीवेज, तेरे सामने आई नरगिस ब्यूटीफुल, मतलब याद रखिए, तेरे मतलब टर्शरी ब्यूटाइल, सामने मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, आई मतलब आइसो ब्यूटाइल, नरगिस मतलब N ब्यूटाइल, ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटाइल के लिए वैलिड है। तो ये ऑर्डर याद रखेंगे, राइट। खैर मैंने इतना तुम्हें बताया, देई बीबी रहीस भिक्षाम देई, इतना लंबा लग रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है रहीस। रहीस मूवी भी देखी होगी। रेजोनेंस देखना होता है सबसे पहले, रेजोनेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, रेजोनेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रेजोनेंस सबसे पहले देखिएगा, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें यही देखना होता है। लेकिन कभी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आता है, मान लीजिए बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो वहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट सबसे पहले देखिएगा, राइट।
ऑर्थो इफेक्ट। एनालिन में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिनॉल के पैरा पे अगर NO2 लगा दिया और NO2 के पड़ोस में 2 R ग्रुप लगा दिए तो डेफिनेटली वहाँ NO2 पे ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। यानी कि ऑर्थो इफेक्ट कभी टेट्राहेड्रल पे नहीं लगता, कभी sp हाइब्रिडाइज्ड पे नहीं लगता। ऑर्थो इफेक्ट किस पे लगता है कि अगर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके कम से कम 3 एटम बढ़े हैं। 3 एटम मतलब बेंजोइक एसिड में COO 3 एटम बढ़े हैं। अगर एनालिन है तो नहीं लगेगा, लेकिन एनालिन में 2 R लगा दो, 2 कार्बन लगा दो मिथाइल, तो 3 एटम बड़े हो लग जाएगा ऑर्थो इफेक्ट। यानी कि डाई एल्काइलेटेड एनालिन में ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेटा पोजीशन से कभी भी ना मीजोमेरिक इफेक्ट लगता है, दैट इज रेजोनेंस, और ना हाइपर कॉन्जुगेशन लगता। तो मेटा से यस मरहम नहीं लगता, या रहम नहीं लगता, रहम, या मेटा से रहीम नहीं लगता, रहीम बाबा राम रहीम, खैर छोड़िए। RHM रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक रेजोनेंस हमेशा होता है, बट हर रेजोनेंस मीजोमेरिक नहीं होता। क्यों? रेजोनेंस 3 तरह का होता है, 1 एटम रेजोनेंस, 2 एटम रेजोनेंस, दैट इज बैक बॉन्डिंग, एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। ऑल 3 आर नोन एज रेजोनेंस, बट मीजोमेरिक इफेक्ट तो वही 5, पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, एंड पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। राइट, ओके। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सबको आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको बात समझ में आ रही है? यस। तो मैंने आपसे क्या कहा कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ गई सबसे पहले, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाए तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना। फिर बेंजाइल पे, ऑर्थो, मेटा, पैरा पे 3 केसेस होते हैं, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, बेंजाइल कार्बानाइन। अगर बेंजाइल कार्बानाइन की स्टेबिलिटी आपने कर ली, ऑर्थो, मेटा, पैरा पे 5 तरह के ग्रुप लगा के देख लिए, कौन कौन से? मिथॉक्सी जो कि -I और +M है, नाइट्रो टाइप जैसे कि -I -M दोनों है, एल्काइल ग्रुप विद अल्फा हाइड्रोजन यानी कि +I और +H, एल्काइल ग्रुप विदाउट अल्फा हाइड्रोजन लाइक टर्शरी ब्यूटाइल तो सिर्फ +I का रोल प्ले करेगा। और हैलोजेंस के केस में -I डोमिनेट करता है एज़ कम्पेयर टू +M। सिर्फ एक फ्लोरीन एटम ऐसा है जहाँ पे -I और +M लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि उनका ओवरलैपिंग लगभग बराबर होती है। तो हैलोजन के केस में देखना कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट को प्रेफरेंस देनी है। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ये 5 ग्रुप बार बार आएंगे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आएंगे, बेंजाइल कार्बानाइन की स्टेबिलिटी में आएंगे, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ में आएंगे, बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ में आएंगे। यानी कि आपने, जैसे कि आपने एक गाड़ी चलानी सीख ली, कोई भी गाड़ी, कोई कार चलानी सीख लो या कोई बाइक चलानी सीख ली, कार और बाइक का अलग है। आपने अगर साइकिल चलानी सीख ली तो बैलेंस आ गया। अब आप बाइक चलाने के लिए क्या, एक्सीलेटर, क्लच और गियर का थोड़ा सा पंगा है, वो सीख लिया। अगर ये 2 चीज़ें सीख ली, यानी कि साइकिल चलानी सीख ली तो बैलेंस आ गया, और कोई एक बाइक चलानी सीख ली तो आपको क्लच, एक्सीलेटर, गियर ये आ गया, फिर आप कोई भी बाइक चला सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। एक कार चलानी सीख ली आपने, एक कार आपने चलानी सीख ली तो बाकी कार अपने आप आ जाएंगी। इसका मतलब कभी भी बेंजोइक एसिड या फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन करने में डायरेक्ट ना उतर पड़ें, ना कूद पड़ें। जैसे कि आप कार चलाना सीख रहे हैं, आप डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, हाईवे पे आ गए, तो मरना तो तय है, शायद बच जाएं, वो अलग बात है। तो पहले पार्क में चलाना सीखिए ना यार, हैं? कोई भी चीज़ सीखी है तो पहले पार्क में चलाइए, मोहल्ले में तो फिर आइए धीरे धीरे, फिर हाईवे पे निकलिए ना। तो ऐसे ही अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस करने का बहुत शौक है, और होना चाहिए क्योंकि अपन ने नीट निकालना है, नहीं शौक है तो बेकार ही है, शौक तो होना चाहिए। तो पहले आप बेंजाइल कार्बानाइन की स्टेबिलिटी करें और उन पे इन ग्रुप का इफेक्ट देखें, और ग्रुप का इफेक्ट देखते समय 3 चीज़ें याद रखें, राही ओ राही, RHI रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। जब इस पर बहुत अच्छा कमांड हो जाए आपका तो आप उतर पड़ें फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ करने। और फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ करते समय ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मोह माया का चक्कर जरूर याद रखें, क्योंकि ये मोह माया मामला बिगाड़ देता है। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल बट लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, राइट? ओके,
क्यों? क्योंकि पैरानाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो उसका पीके वैल्यू 7.14 हो जाता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का 7.24 हो जाता है। अब तुम कहोगे सर कितने इंटेलिजेंट हो, अरे कोई इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे इनकी वैल्यूज़ याद हैं, मुझे इसका फंडा याद है, मुझे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद है। अगर यही मान लो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में आया होता, मैं कहता हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बहुत वीक होती है। खैर, तो याद रखिए, पॉम पॉम पॉम, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू होता है 8.34, एंड देन फिनॉल का पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, 9.9, एंड ईच एडिशन ऑफ NO2 टू द फिनॉल डिक्रीजेज इट्स पीके वैल्यू ऑफ रफली बाई 3। दैट मीन्स फिनॉल का पीके वैल्यू 10, डाइनाइट्रोफिनॉल का पीके वैल्यू 10 में से 6 गया, कितना? 4, और पिक्रिक एसिड 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि 3 3 9, 10 में से 9 गया, लगभग रफली 1 आ जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो ये सब हो गया। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है? हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बचता है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में एक कोड याद रखिए, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर का मैंने कोड बताया, क्या बताया? चलो रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि जिनको मैंने पढ़ाया है उन सबको पता है, और उन्हीं के लिए बना रहा हूँ वीडियो, और जिनको नहीं पढ़ाया वो भी पता कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्न में कभी बता दूंगा। सलमान स्क्वायर पिक्स ऑन फेसबुक अकाउंट, सुबह सुबह रिवीजन। सलमान स्क्वायर पिक्स ऑन फेसबुक अकाउंट, करीना हसीना प्रियंका, 3 के स्लॉट में। Salman Square pics on Facebook account along with Kareena, Hasina, Priyanka, makeup, alcohol, in ammonia, in। ऐसे ही बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि ये ऑर्डर आपको रटे पड़े हों तो बुद्धि लगाने में भी काम आता है। मतलब 2 कॉम्बो पैक चलना चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए, बेइंतहा नॉलेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और दूसरा याद भी होना चाहिए कि एग्ज़ाम में अगर आंखों के सामने अंधेरा छाए और कुछ समझ में ना आए तो कुछ तो काम आए, अपना आंसर निकल आए और हम फर्स्ट रैंक लेके विजयी भव हो जाएं। तो घर घर हर कोई पीता है, क्या पीता है? ये तो पानी हो सकता है, रूह अफ़ज़ा हो सकता है, ब्ला 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 कुछ हो सकता है। सर अच्छे से बताइए। घर घर जी, घर घर मतलब जी, हर कोई HK, और पीता है हाँ PT, या घर घर हर कोई पिटता है, या जी हुक्का। अगर हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा में हमारे एक दोस्त हैं, उनकी शादी में गया था तो देखा वहाँ पे शादी में भी हुक्का पीने को मिला था। तो घर घर के बाद घर घर से लगा सकते हो जी, घर घर की जगह जी भी वहाँ पे हुक्का पीती है, जी हुक्का पीती है। तो GGHK PT, GGHK PT मतलब ग्वानिडीन, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है ग्वानिडीन। क्यों? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर G ग्वानिडीन टाइप, दैट इज़ एमिडीन, और H हिंदुस्तानी अमीन है, K कश्मीरी अमीन है, और P पाकी अमीन है, और T टेररिस्ट अमीन है। उसके बाद एमाइड्स, घर घर हर कोई पीता है एमाइड्स आर लीस्ट बेसिक। इसका ऑर्डर बाद में कभी बताया जाएगा, वक्त बहुत हो चला है। हाँ, थका नहीं हूँ, आप थक गए होंगे, इसलिए बस इस बात को यहीं पे रोकते हैं। ऑल द बेस्ट, बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि बोर्ड पे तो पढ़ाया है, ऑनलाइन लिख के पढ़ाया है, बेकॉम पे नोट्स दिए हैं, इसका अंदाज ही कुछ और है। क्योंकि आपको केमिस्ट्री इज़ इन द एयर, आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आप पढ़ के सो और सुबह उठ के जागो तो आप ये कहो कि यार कितनी चीज़ मेरे दिमाग में है। दिमाग का मतलब सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई किताब नहीं, कोई नोट्स नहीं, हवा में देखो। कहते हैं ना, कुछ लोगों को भगवान दिखते हैं, भगवान क्या है? हमारा कर्म ही भगवान है। हमने अगर शिद्दत से पढ़ के सोए होंगे, रात को शिद्दत से पढ़ के सोए होंगे, हमने पढ़ाई ठीक से की होगी, तो हमारे सामने हमें केमिस्ट्री नज़र आ रही होगी। इतनी बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए कि आपको सामने नज़र आए। क्या पढ़ाई? तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं कि याद करूं,
सब कुछ याद हो गया, कॉन्सेप्ट मेरा हो गया, मैं कैसे सबको बताऊं। खैर, और एनसीईआरटी की लाइंस जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो एनसीईआरटी आपके दिमाग में चमकने लगेगी। तब आपको लगेगा वाह सर ने क्या पढ़ाया था और एनसीईआरटी कितना ज़बरदस्त लिखती है। फिर आपके मुंह से खुद ही गाना निकलेगा, क्या खूब लिखती हो, अरे क्या खूब लिखती हो, बड़ी ज्ञानी लगती हो, क्या खूब लिखती हो, बड़ा सुंदर लिखती हो, अरे फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, सिलेक्शन का अब सपना सच्चा लगता है, ला 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 ला। ऑल द बेस्ट। कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब दिल खोल के करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऑल द बेस्ट।